चलिए आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और एक ऐसे सम्राट की कहानी में उतरते हैं जिसका नाम वीरता, प्रेम और बलिदान का प्रतीक बन गया। ये कहानी है चौहान वंश की और उसके सबसे मशहूर शासक पृथ्वीराज चौहान की। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये अजमेर का गढ़ बिटली किला है, जिसे तारागढ़ फोर्ट भी कहते हैं। आज इसकी दीवारें भले ही खामोश हैं, टूटी फूटी हैं, पर एक जमाना था जब ये एक महान साम्राज्य के गौरव की गवाह थीं। तो सवाल यही उठता है कि बड़े बड़े साम्राज्य तो वक्त के साथ मिट्टी में मिल जाते हैं, पत्थर के किले खंडहर बन जाते हैं। फिर ऐसा क्या था इस राजा की कहानी में जो उसके साम्राज्य से भी ज्यादा मजबूत निकली और आज भी जिंदा है? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। कहानी को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पृथ्वीराज चौहान जिस वंश से आते थे वो कितना शक्तिशाली था। तो ये चौहान थे कौन? दरअसल ये एक बहुत ही शक्तिशाली राजपूत वंश थे। इनकी शुरुआत शाकंभरी से हुई थी और धीरे धीरे इन्होंने अपनी बहादुरी और काबिलियत से राजस्थान और उसके आसपास के बड़े इलाकों पर अपना राज कायम कर लिया। इस राजवंश की नींव रखी थी वासुदेव चौहान ने करीब 551 ईस्वी में। फिर सदियां गुजरी और साल 1113 में अजयराज चौहान ने अजमेरू शहर बसाया, जिसे आज हम सब अजमेर के नाम से जानते हैं। ये उनकी नई राजधानी बनी। और फिर आया विग्रहराज चतुर्थ का दौर, जिसे चौहानों का गोल्डन एज यानी स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इस दौरान कला और साहित्य खूब फले फूले। और फिर इसी शक्तिशाली खानदान में जन्म होता है हमारी कहानी के उस नायक का जिसे दुनिया आज भी याद करती है, पृथ्वीराज चौहान। 11 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो उम्र थी जब 1177 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली और अजमेर की गद्दी संभाली थी। सोचकर देखिए, महज 11 साल की उम्र में कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। पृथ्वीराज सिर्फ एक राजकुमार नहीं थे, वो तो पैदाइशी योद्धा थे। लोग उन्हें राय पिथोरा भी कहते थे। वो बचपन से ही हर तरह के हथियार चलाने में माहिर थे, यहाँ तक कि उन्हें शब्द भेदी बाण चलाने की वो अद्भुत कला भी आती थी। मतलब सिर्फ आवाज सुनकर बिना देखे एकदम सटीक निशाना लगाना। गद्दी पर बैठते ही उन्होंने सबसे पहले अपने राज्य के अंदर के दुश्मनों को शांत किया और फिर अपने साम्राज्य को और बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन देखिए, इतिहास सिर्फ तलवारों और लड़ाइयों से ही नहीं लिखा जाता, उसमें प्यार और बगावत की कहानियां भी होती हैं। और पृथ्वीराज की प्रेम कहानी, वो तो अपने आप में एक मिसाल है। ये हैं दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान और ये है कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता। और इनकी कहानी की सबसे दिलचस्प बात ये है कि कहते हैं कि इन्होंने कभी एक दूसरे को असल में देखा ही नहीं था, बस कलाकारों की बनाई तस्वीरों को देखकर ही एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। पर हर प्रेम कहानी में एक विलन भी तो होता है ना? यहाँ वो थे संयोगिता के पिता कन्नौज के राजा जयचंद। वो पृथ्वीराज की बढ़ती ताकत और शोहरत से बहुत जलते थे और इसलिए वो इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। अब जयचंद ने पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए एक खेल खेला। उन्होंने संयोगिता के लिए एक स्वयंवर रखा, जिसमें देश भर के राजाओं को बुलाया, सबको बुलाया सिवाय पृथ्वीराज के। बल्कि उनकी बेइज्जती करने के लिए उनका एक पुतला बनवाकर दरवाजे पर दरबान की जगह खड़ा कर दिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आना था। संयोगिता ने किसी भी राजा को नहीं चुना और वरमाला सीधा जाके उस पुतले के गले में डाल दी। कहते हैं ठीक उसी पल पृथ्वीराज, जो पास ही छिपे थे, सामने आए और भरी सभा से संयोगिता को अपने साथ ले गए। इस एक घटना ने जयचंद के दिल में नफरत की आग को और भी ज्यादा भड़का दिया। और जयचंद की यही नफरत, यही जलन आगे चलकर एक ऐसे महायुद्ध की वजह बनी जिसने हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तराइन के मैदान पर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच दो बड़ी लड़ाइयां हुईं। 1191 में हुई पहली लड़ाई में तो पृथ्वीराज ने गौरी की सेना को बुरी तरह हराया। गौरी को जान बचा के भागना पड़ा। लेकिन ठीक एक साल बाद 1192 में कहानी पूरी तरह पलट गई। गौरी इस बार और भी बड़ी सेना लेकर वापस आया। और सबसे दुख की बात यह थी कि इस बार जयचंद जैसे कई बड़े राजपूत राजाओं ने आपसी दुश्मनी की वजह से पृथ्वीराज का साथ नहीं दिया। इस फूट का अंजाम हुआ पृथ्वीराज की हार। और बस यहीं से इतिहास थोड़ा पीछे हट जाता है और किंवदंती यानी लेजेंड आगे आ जाता है। हार के बाद जो कुछ हुआ वो इतिहास से ज्यादा एक अमर कहानी बन गया।
इस कहानी का जिक्र मिलता है पृथ्वीराज के बचपन के दोस्त और उनके राजकवि चंद बरदाई की लिखी एक महान किताब में, पृथ्वीराज रासो। ये किताब हमें पृथ्वीराज के आखिरी पलों की वो दास्तान सुनाती है जो शायद इतिहास की किताबों में नहीं मिलती। कहते हैं कि गोरी पृथ्वीराज को बंदी बनाकर अपने देश ले गया और उनकी आंखें भी फोड़ दी। फिर एक दिन मजाक उड़ाने के लिए उनकी शब्दभेदी बाण चलाने की कला का तमाशा रखवाया। तब चंदबरदाई ने इशारों में इस दोहे के जरिए अंधे हो चुके पृथ्वीराज को बताया कि सुल्तान गोरी ठीक कहाँ बैठा है। और बस दोस्त के उन शब्दों के सहारे उस अंधे सम्राट ने अपनी जिंदगी का आखिरी तीर चलाया, और आवाज की दिशा में चलाया गया वो तीर सीधा अपने दुश्मन मोहम्मद गौरी को जा लगा। इसके बाद जो हुआ वो और भी दुखद था। दुश्मनों के हाथों अपमानित होने से बेहतर उन्होंने एक दूसरे की जान लेकर अपनी कहानी खत्म कर दी। जब ये खबर दिल्ली पहुंची तो रानी संयोगिता ने भी अपना जीवन समाप्त कर लिया, और इस तरह अजमेर पर चौहानों के उस गौरवशाली राज का अंत हो गया। तो ये सब हमें आज कहाँ लाकर खड़ा करता है? एक तरफ था वो जमाना जब ये साम्राज्य अपनी बुलंदी पर था, शक्ति और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र था, और दूसरी तरफ है आज का सच, जहां गढ़बिटली जैसा महान किला अब बस एक खंडहर बनकर रह गया है, जो अपने गौरवशाली अतीत की याद दिलाता है। तो हम घूम फिरकर वापस उसी पहले सवाल पर आ जाते हैं, क्या चीज ज्यादा देर तक टिकती है, पत्थर से बना किला या लोगों के दिलों में बसी एक शक्तिशाली कहानी? साम्राज्य बनते हैं, बिगड़ते हैं, किले खड़े होते हैं और ढह जाते हैं, लेकिन शायद विरासत पत्थरों में नहीं बल्कि कहानियों में, हिम्मत और बलिदान की यादों में जिंदा रहती है।